यहाँ तो दंगल 2024 हॉट सीट में आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत की। यहाँ का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। क्योंकि हरियाणा में वैसे तो 10 लोकसभा सीटें हैं और पिछले बार 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 15,92,611, जिनमें पुरुष मतदाता 8,66,353, महिला मतदाताओं की संख्या 7,26,233। ये सोनीपत का आपको सियासी आंकड़ा बता रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव कुल मतदाता जिनकी संख्या 15,92,611, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,66,000 से ज़्यादा, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 7,26,253 है। सोनीपत लोकसभा के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सियासी घमासान अब पूरे देश भर में तेज हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ऐसे में हॉट सीट का जिक्र किया जाना बेहद ज़रूरी है। हरियाणा की वैसे तो 10 की 10 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम आपको हॉट सीट का लेखा जोखा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनीपत का जो सियासी समीकरण है वो क्या कुछ कहता है। मतदाताओं की संख्या कितनी है, जिनमें पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है और युवा वोटर कितनी संख्या में इस बार जुड़ने जा रहे हैं, ये तमाम लेखा जोखा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 2019 में 15,92,611 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,66,353, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,26,233। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। चलिए आपको बताते हैं 2019 में हुए सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया और कुल कितने फीसदी वोटिंग प्रक्रिया हुई थी। यह आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कुल 11 लाख मतदाता 2019 में 67% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यानी 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। कुल 11 लाख मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे हम आपको बता रहे हैं कि नतीजे किसके पक्ष में आए थे और कितने मतदाताओं ने प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। और या 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कुल 11 लाख मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। और इस बार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इस बार सियासी घमासान, क्योंकि चुनावी शंखनाद तो हो चुका है, और इस बार के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान वीरेंद्र दुहन साहब जुड़ गए हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वीरेंद्र दुहन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, चुनावी शंखनाद तो हो चुका है, सियासी तापमान भी हर गुजरे दिन के साथ अब तेज होना लाजमी भी है, लेकिन हम हॉट सीट की बात कर रहे हैं, हरियाणा की सोनीपत लोकसभा सीट। इस बार का सियासी मिजाज आपको क्या कुछ नजर आता है? बिल्कुल, सोनीपत लोकसभा जो सीट है वो बिल्कुल हरियाणा की एक हॉट सीट के तौर पर सदैव पहले से ही बनी रहती है। लेकिन इस बार जो चुनाव सोनीपत लोकसभा या पूरे हरियाणा का कहें तो छठे चरण में हमारा चुनाव होगा। और अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, न तो बीजेपी ने न कांग्रेस ने, अपने प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं की है। और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रत्याशी की घोषणा होगी। और प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही समीकरण उथल पुथल जो हो सकती है वो बिल्कुल प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हो सकती है। मुझे नहीं लगता वर्तमान सांसद जो है वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी जगह बीजेपी दूसरे प्रत्याशी को उतारेगी। और कांग्रेस भी इसी का इंतजार कर रही है कि वो किन समीकरण को ध्यान रखते हुए बीजेपी कैंडिडेट को उतारेगी। बिल्कुल, ये पहली बार होगा जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। भले ही आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट आप पड़ता देखते हैं पूरे हरियाणा की बात की जाए, और खासतौर पर अगर सोनीपत का जिक्र करें, भले ही अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बार सियासी समीकरण क्या बनते नजर आ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसमें मुझे जो आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो बिल्कुल मजबूत है। वो संख्या उनकी कम हो सकती है,
लेकिन वो कैडर बिल्कुल मजबूत है। बीजेपी की भी कैडर के नाम पे ही जानी जाती है पार्टी, और आम आदमी पार्टी का कैडर बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, मेरे को किसी भी प्रकार की कोई आशंका नजर नहीं आती कि आपस में दोनों पार्टी के कैडर के बीच में तालमेल का कोई अभाव हो। और उसका बिल्कुल प्रयोगात्मक आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो सुशील गुप्ता जी जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस के लीडरों ने उनके लिए प्रचार भी किया है। तो दोनों पार्टियों के बीच में बिल्कुल तालमेल बना रहेगा। हालांकि अगर बात की जाए दावों की तो सभी दलों के अपने अपने दावे होते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी या फिर कहें एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर इंडिया अलायंस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार हम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार कोई ऐसे चमत्कार होने जैसी कोई गुंजाइश वहां पर नजर आती है? हरियाणा की राजनीति में जो इस बार का जो जितने भी सर्वे दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग जो भी एजेंसीज के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, या हम धरातल पे जो चीजें महसूस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आज के दिन 2 से 3 सीटों के बीच में खड़ी हुई है, और यही बीजेपी के लिए परेशानी पैदा की हुई है। चले बिल्कुल और भी सियासी समीकरण हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोनीपत की जनता का मिजाज क्या कुछ कहता है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता की सहूलियतों का भी किस दल की तरफ से कितना ख्याल रखा गया है। मौजूदा वक्त की अगर सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर आज भी कौन सी वो समस्याएं हैं जिसका निदान वहाँ की जनता चाहती है। एक ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं दंगल 2024 हॉट सीट की, जिसमें आज हम चर्चा सोनीपत की कर रहे हैं। सोनीपत का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, यहाँ की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आज भी बनी हुई है जिसका समाधान यहाँ की जनता चाहती है। ये तमाम जानकारियां भी अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता भी इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और खास मेहमान वीरेंद्र दुहन साहब भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल हैं। लेकिन उससे पहले मैं नकुल आपके पास आऊँगा, क्योंकि सियासी समीकरण अपनी जगह होते हैं। लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों के सामने और भी किस तरह की दिक्कतें हैं जिनका समाधान किया जाना बेहद ज़रूरी है। आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर कवरेज भी की है, आम लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास किया है। सोनीपत की जनता के मन में क्या है, और दूसरा ऐसी कौन सी वो बड़ी समस्याएं हैं जिसका लोग चाहते हैं कि कम से कम निदान हो? देखिए बिल्कुल अक्षय, सोनीपत की अगर हम बात करें तो एक एनसीआर इलाके में आता है, लेकिन लोगों का वहां का ये कहना है कि जिस तरह से एनसीआर रीजन में सोनीपत आता है उस हिसाब से वहां पर विकास नहीं हुआ। हालांकि दावे लगातार बीजेपी की तरफ से किए गए, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो सोनीपत क्षेत्र में आए, चूंकि दिल्ली से साथ लगता है, दिल्ली से सटा हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं, जिस तरह से रोड्स की बात हो और कई ऐसी समस्याएं हैं जो वहां के लोग जो हैं कह रहे हैं कि जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दावे बहुत किए गए थे चुनाव में कि सोनीपत को एनसीआर रीजन में लाएंगे तो दिल्ली जैसी, गुरुग्राम जैसी जो है तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन धरातल पर लोग ये कह रहे हैं कि वैसा काम हुआ नहीं। हालांकि रोजगार को लेकर कई प्रोजेक्ट्स जो है लाने की बात कही गई थी वो नहीं आए। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं सोनीपत के लोगों की जो कह रहे हैं। हालांकि मूड क्या होगा इस बार 2024 के चुनाव में, ये आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा जब कैंडिडेट्स आएंगे। किन मुद्दों को विपक्ष उठाता है, कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो विपक्ष लोगों के बीच में लेके जाएगा, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मौजूदा सरकार के यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें की गई थी वो सोनीपत में देखने को नहीं मिली है। जी, वीरेंद्र दुहन साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर सियासी माहौल की बात की जाए या फिर मतदाताओं की अगर सोनीपत की अगर बात करते हैं तो दुहन साहब, आपको नहीं लगता कि अपने मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता है? और जो आंकड़े बताते हैं, अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 67% के करीब लोगों ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
यानी महिलाओं की तादाद भी, भागीदारी भी इसमें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ये कितने शुभ संकेत के तौर पर आप देखते हैं? सोनीपत जो लोकसभा क्षेत्र है या सोनीपत जिले की मैं बात करूं तो ये बिल जब से सोनीपत जिले का गठन हुआ है उसी समय से ये शिक्षा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। उत्तरी भारत में मैं कहना चाहूंगा कि सोनीपत में शिक्षा बहुत ही अच्छे सत्र की रही है। इसको दिल्ली के साथ लगना, सटा होने के कारण कह सकते हैं, लेकिन दूसरे जिलों के बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन इस समय हालांकि यहाँ पर लगभग 10 के करीब यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, उसके बावजूद भी शिक्षा का सत्र कहीं ना कहीं घटा है। शिक्षा के कारण ही हमारे जो महिलाएं हैं, यूथ है, वो बिल्कुल अपने वोटिंग के लिए बिल्कुल जागरूक है। इनको हम नहीं कह सकते कि जागरूकता न होने के कारण लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्णय गलत ले लेते हैं चुनाव में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जागरूक मतदाता अपना होने का बिल्कुल परिचय देता है यहाँ। यहाँ के अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो शुरुआती दौर से लेकर 2024 तक की बात की जाए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को बिल्कुल शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है, चाहे इसमें किशन सिंह सांगवान रहे हों या रमेश चंद्र कौशिक रहे हों या इससे पहले मुख्तार सिंह रहे हों, बिल्कुल ये बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे और सांसद चुने गए हैं। हालांकि कांग्रेस भी मजबूती के साथ रही है। यहाँ पर धर्मपाल मलिक 2 बार रहे हैं, जितेंद्र मलिक यहाँ पर 2 सांसद रहे हैं, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर लोकल विधायक भी देवीदास होते थे, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, वो भी बिल्कुल बीजेपी से विधानसभा में पहुंचे हैं कई बार। लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरीके से जो बीजेपी के सांसद महोदय जो सुर्खियों में बने हुए हैं और टिकट से बाहर हो चुके हैं, और बीजेपी को दूसरे कैंडिडेट का चयन करना एक चुनौती भरा है कि वो दूसरे कैंडिडेट को फील्ड में उतार के और उसको जिताकर लोकसभा तक पहुंचाए, ये बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन कांग्रेस जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर ही बाहर रहेगा, और यहाँ सोनीपत रोहतक दोनों सीट बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस कैंडिडेट को फाइनल करेंगे लगभग उसी पे मोहर रहेगी। जातिगत समीकरणों की अगर बात कहें तो यहाँ पर जातियों का फॉर्मूला क्या कुछ कहता है? क्या समीकरण बनते हैं जातियों के? जातिगत समीकरण में तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि जनरल सीट है और जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो जाट कैंडिडेट तो कोई किसी न किसी पार्टी का रहता ही है। एक कैंडिडेट जाट रहेगा तो दूसरा नॉन जाट रहता है, और नॉन जाट में खासकर ब्राह्मण लॉबी जो है वो बिल्कुल अपने टिकट लेने में कामयाब रहती है। तो इन्हीं दोनों जातियों के बीच में लगभग टिकट रहती है। हालांकि हरियाणा बीजेपी की अगर बात करें तो गैर जाट चेहरे की राजनीति को यहाँ पर बीजेपी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, चाहे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के तौर पर बैठाना हो या फिर अब नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये किस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है कि किसी ओबीसी वर्ग से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद तक बिठाया जाता है। और इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, वो भी बिल्कुल एक अच्छा निर्णय था पार्टी का कि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन पिछले जो अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस रही हो या INLD रही हो, तो उन्होंने जाट चेहरों पर ही राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द रही है। अब राजनीति का जो स्वरूप वो चेंज हुआ है, और अब ओबीसी या पंजाबी या अदर कोई भी चेहरे के तौर पे आता, तो नेचुरल बात है कि वो कामयाबी तो मिलेगी। नकुल, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और सियासी तापमान अब हर बीते दिन के साथ लगातार चढ़ना ही है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है जिसमें हर किसी की भागीदारी, हर मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से जनता का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? देखिए, बिल्कुल अक्षय, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जब भी चुनाव होते हैं, भले ही पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम नगर परिषदों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, यहाँ की जनता, यहाँ का वोटर, यहाँ के लोग इसको पर्व की तरह मनाते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और दिलचस्पी हरियाणा की वोटर की सबसे ज्यादा होती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गली हो, नुक्कड़ हो, चौपाल हो, चौराहे हो, हमेशा यही चर्चा सुनने को मिलती थी कि
लोकसभा चुनाव कब डिक्लेयर होगा। और अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो वोटर्स में भी उत्साह है। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं सोनीपत में, यहां पर अक्सर जो है राजनीति की परख रखने वाले, राजनीति की जानकारी रखने वाले और इलेक्शंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और लोकसभा चुनाव जो है अब डिक्लेयर हो गए हैं तो लोग भी अब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लंबा समय दिया गया है, छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव की चर्चा हुई, चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हुआ, तब से जो है हर जगह चुनावी चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और लोग भी इस पर्व में, इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए इच्छुक भी थे और तैयार भी हैं। और इसी का नतीजा है कि हरियाणा की अगर हम बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्र का जो वोट प्रतिशत निकाली गई थी उससे कहीं गुना ज्यादा वोट प्रतिशत हरियाणा की देखने को मिली थी। तो हरियाणा के हर जिले में इस तरह की स्थिति है और सोनीपत तो उससे अलग जो है ही, वोटिंग पैटर्न है वो अपने आप में काफी बड़े-बड़े कुछ स्थिति को बयां करता है। जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वो बताता है कि मतदाता अपने वोट के प्रति कितने जागरूक हैं। लेकिन सोनीपत के लिहाज से अगर और भी बात की जाए कि चुनाव कराना भी निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन आयोग के सामने हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। सोनीपत के वो कौन कौन से इलाके हैं जो संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील में आते हैं? देखिए, बिल्कुल इसका भी चयन हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से, यानी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा के अधिकारियों की तरफ से। वहां के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, लोकसभा के सोनीपत लोकसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको कहा है कि डेटा तैयार किया जाए जहां पर सेंसिटिव और ज्यादा सेंसिटिव जो बूथ हैं, जहां लड़ाई झगड़ा तनाव होने की ज्यादा आशंका रहती है, तो उनकी सूची तैयार करने के लिए अब आदेश दे दिए गए हैं। और कुछ दिनों में सूची आ जाएगी और उसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव कौन से ऐसे बूथ्स हैं जहां पर ज्यादा निगरानी करने की जरूरत है। फिलहाल डेटा तैयार हो रहा है इस चीज को लेकर कि किस तरह से चुनाव निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने हैं। जी चलिए, बिल्कुल वीरेंद्र दुहान साहब, बड़े संक्षेप में मैं आपसे एक फाइनल रिएक्शन और जानना चाहूंगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव का मिजाज आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दावों का भी हमने जिक्र कर लिया और लोकल समस्याएं वहां की क्या हैं इस पर भी हमने बातचीत की है। कुल मिलाकर इस बार का सियासी समीकरण, क्योंकि उस पर तो हमने बातचीत की भी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि वोटिंग पैटर्न में जिस तरीके से बदलाव भी देखने को मिल रहा है, सुधार की गुंजाइश भी अब धीरे धीरे दिखाई दे रही है। हर बीते चुनाव के साथ कुछ सुधार दिखाई देते हैं। इस बार का चुनाव कितना बड़ा चैलेंज निर्वाचन आयोग के लिए भी होगा, साथ ही आम पब्लिक के लिए भी? देखिए, चुनाव आयोग के लिए सोनीपत क्षेत्र में पहले हो सकता था कि किसी प्रकार की कोई चुनौती बनी रहती हो। वर्तमान समय में जिस तरीके से 7 चरण में जो इलेक्शन डिक्लेयर किए गए हैं, तो अभी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या लोकल जो पुलिस या अदर जो एजेंसीज है वो बिल्कुल सतर्क है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश मैं नहीं समझता कि इस समय पे है। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा। हल्की छोटी मोटी कोई चिटपुट घटनाएं कोई होती हैं तो वो कहीं भी हो सकती हैं, वो कोई जरूर नहीं। लेकिन सोनीपत क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अति संवेदनशील जो एरिया घोषित तो करते हैं, प्रशासन के द्वारा घोषित भी किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होने की पूरी संभावना। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र दुहन साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने वहाँ के सियासी समीकरणों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। नकुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो दंगल 2024 हॉट सीट में आज हम बात सोनीपत की कर रहे हैं। यहाँ के सियासी समीकरण भी हमने आपको बताया। 2019 में सोनीपत लोकसभा सीट के नतीजों के बारे में भी आपको फटाफट बताते हैं, जहाँ पर बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे पायदान पर रहे थे। ग्राफिक के जरिए हम ये आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक जो करीब 52% वोटों के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, 5,87,664 वोट उन्हें मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ये सीट गई थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, 4,22,800 वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। 37% वोट मिले, यानी कि वोट परसेंटेज का जो अंतर है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि हर चुनाव एक नए जंग की तरीके होता है। दिग्विजय सिंह चौटाला की अगर बात करें, जेजेपी की तरफ से थे, 4.53% वोट ही हासिल कर पाए थे। 51,162 वोट उन्हें मिले थे। लोकसभा चुनाव 2019 के ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। सुरेंद्र कुमार ठिकारा आईएनएलडी की तरफ से उम्मीदवार थे, 1% वोट भी उन्हें नहीं मिला था। 9,149 वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे, 0.81%। और जबकि नोटा की बात की जाए तो 2,464 लोगों ने नोटा पर भरोसा जाहिर किया था, यानी कि 0.22% लोगों ने नोटा पर बटन दबाया था। और इसी कड़ी में चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि सोनीपत के अंतर्गत गन्नौर, जिनमें निर्मल रानी है, भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। वही राई विधानसभा सीट की बात करें तो मोहनलाल भडौली जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। खरगौदा ऐसी सीट जयवीर सिंह कांग्रेस के इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। जबकि सोनीपत सुरेंद्र पवार कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने जीत दर्ज की थी। गोहाना की बात करें तो जगबीर सिंह मलिक यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। बड़ौदा में इंदुराज नरवाल कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, यानी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। जुलाना अमरजीत ढांडा जेजेपी के कैंडिडेट जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वहीं सफीदों की बात करें तो सुभाष गंगोली कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, यानी कि 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जींद जो कृष्णलाल मिड्ढा बीजेपी के हिस्से में गई थी। जहां वही सोनीपत लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं, जिसमें 1977 से लेकर 2019 तक की जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट का इतिहास चुनावी क्या रहा है। 1977 मुख्तियार मलिक यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। 1980 की अगर बात की जाए तो चौधरी देवीलाल जनता पार्टी सेक्युलर की तरफ से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। धर्मपाल मलिक कांग्रेस प्रत्याशी साल 1984 में सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 1989 में केपी शास्त्री जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। सोनीपत लोकसभा सीट का इतिहास हम आपको बताएं, धर्मपाल मलिक कांग्रेस के 1991 में जीत दर्ज करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। अरविंद शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 1996 में उन्होंने इस सीट से चुनाव जीता था। किशन सिंह सांगवान इनेलो की तरफ से 1998 में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। तो 1999 में किशन सिंह सांगवान बीजेपी की तरफ से इस सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। और चलिए अंत में नजर डालते हैं पूरे हरियाणा के जातिगत आंकड़ों पर, जो हरियाणा की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको जातियों का क्या समीकरण है अब ये बताने का प्रयास करते हैं। जाट वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो 22.2% जाट वोटर्स हैं, जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति की तादाद यहाँ पर 21% है। वहीं पंजाबी कम्युनिटी के 8% लोग हैं जो बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के वोटर्स की संख्या तकरीबन 7.5% है, यानी कि ब्राह्मण समाज का भी काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव है। अहीर जात के 5.14% लोगों की आबादी है मतदाताओं के। वैश्य समाज के 5% वोटर्स हैं। वही जाट सिख समुदाय करीब 4% के आसपास है। हरियाणा में जातिगत आंकड़ा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेव और मुस्लिम समाज के वोटर्स की आबादी 3.8% के आसपास है। वहीं राजपूत समाज की बात करें तो 3.4%। ये हरियाणा में जातिगत आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि गुर्जर समाज की बात करें तो 3.35% भागीदारी गुर्जर समाज की है। वहीं बिश्नोई समाज 0.7%। जबकि अन्य की बात की जाए तो 15.91% अन्य जातियां हैं जो हरियाणा का सियासी मिजाज भापते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं।
तो हरियाणा के सोनीपत लोकसभा सीट का इतिहास हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि इस सीट का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, कौन कौन से वो दल रहे हैं जो अब तक यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं और इस बार का मुकाबला कैसा दिलचस्प होने जा रहा है और साथ ही यहां की क्या समस्याएं हैं जो आज भी बनी हुई हैं जिनसे यहां की जनता निजात पाना चाहती है। हालांकि चुनावी शंखनाद हो चुका है और सियासी दलों की तरफ से जोर आजमाइश भी देखने को मिलेगी और जैसे ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहां पर सभी दलों की तरफ से होगी उसके बाद सियासी घमासान इस सीट पर और भी तेज होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।